जय हिंद मेरे दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में, और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने जो आपका क्लास 10 का जो आपका साइंस है, उसका जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, भौतिक विज्ञान, उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 और 13 कवर कर लिया था। यानी फिजिक्स का मैंने 2 चैप्टर आपको करा दिया था, ठीक है। और अब हम लोग थोड़ा सोचे हुए हैं कि थोड़ा बायोलॉजी को करा लेता हूँ, यानी बायोलॉजी का 2 चैप्टर करा लूँगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री का, फिर मैं फिजिक्स में चलूँगा, ठीक ना। तो ऐसे ठीक रहेगा, रिदम ठीक बनेगा, और आपका तीनों परसेंट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपका आपका जो बायो है, ये तीनों कवर होगा। इसीलिए मैंने ऐसे 2-2 करके सोचा हुआ है, ठीक है। नहीं तो पहले मैंने सोचा था कि पहले मैं पूरा फिजिक्स को कंप्लीट करा दूं, यानी कि फिजिक्स का टोटल 4 चैप्टर है तो चारों को कवर कर लूँ, उसके बाद में देन मैं बायो में एंटर करता या केमिस्ट्री में एंटर करता। पर वो मुझे सही नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं, 2-2 चैप्टर करके लिया जाए तो बेटर रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने वेरिएशन किया हुआ है हमारे प्लान के थ्रू, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, बात तो बराबर ही है, आपका ऐसे भी चैप्टर कवर होने वाला है, वैसे भी कवर होने वाला है। तो हमारा जो आज का टारगेट है, देख सकते हो आप लोग, ये जो हमारा क्लास 10 है, क्लास 10 का जो साइंस है, उसका जो चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, जैसे आपका इस वीडियो को आप लोग देख लोगे तो आपका 3 चैप्टर हो जाएगा, ये 8 चैप्टर, ये और 12 चैप्टर और 13 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली चैप्टर है आपका जीव जनन कैसे करते हैं, ये बायोलॉजी का पोर्शन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अक्सर अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं इससे, ठीक है। तो बेसिकली जैसा कि आपको पता ही कि हमारा प्लान क्या होता है कि एमसीक्यू कवर करने का, एमसीक्यू बोलो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव बोलना सही रहेगा, ठीक ना। एमसीक्यू एमसीक्यू में क्या होता है कि 4 ऑप्शंस रहेंगे आपको, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस प्रश्नों को, ठीक ना। इसमें आपको एक प्रश्न दिया रहेगा और 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शंस में से आपको हिट करना पड़ेगा। और ऑब्जेक्टिव में वो एक टाइप के प्रश्न होते हैं जो इस प्रकार से होते हैं, जो 1 लाइनर बोलो या 1 वर्डर बोल लो, यानी कि उसका आंसर आपको 1 वर्ड में या 1 लाइन में देना होता है, ठीक है। जैसे कि ये वाला देख लो, ये आपका प्रश्न है, इसका आप लोगों ने आंसर दिया 1 वर्ड में, ठीक है। इसका सही आंसर मेढक होगा, जो भी प्रश्न है, ठीक है उसका। तो इस टाइप के हम लोग दोनों टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे, जिसमें आप लोग 1 वर्ड बोलो या फिर बोलो 1 लाइन में, आप लोग चाहो तो इसको 1 लाइन में भी लिख सकते हो। जैसे कि प्रश्न आपके पास है, एक ऐसे जंतु का नाम लिखे जिसमें बाह्य निषेचन होता है, तो आप लोग शॉर्ट में चाहो तो लिख सकते हो आंसर मेढक, आपका हो जाएगा 1 वर्ड में आंसर। या किसी को अगर ज़्यादा अगर अगर खलबली है तो ऐसे करके लिख सकता हूँ, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, हो गया 1 लाइन आपका, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो 1 वर्ड भी बना सकते हो, उसको 1 लाइन में बना सकते हो, सेम चीज़ है, ठीक ना। तो मैं उसको सेम एक चीज़ कंसीडर करता हूँ, 1 लाइन को और 1 वर्ड को, ठीक ना। एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी कि टोटल कुल मिलाकर हम लोग आज ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे, ठीक ना। जिसमें से हम लोग को बहुत सारे एमसीक्यू कवर करेंगे, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेगा, और 1 लाइनर हम लोग क्वेश्चन को कवर करने का काम करेंगे आज की इस वीडियो में। टोटल आपको आज की इस वीडियो में 100+ प्रश्न देखने को मिलेंगे। हाँ, डरने की बात नहीं है। अब आपके माइंड में आएगा सर 100 प्रश्न, बाप रे, ठीक ना। बोलोगे सर इंपॉर्टेंट प्रश्न में 100 प्रश्न आ गया, टेंशन नहीं लेना, इंपॉर्टेंट का भी इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ। मैं आपको 100 प्रश्न बताऊँगा, उसमें से भी मैं बता रहा हूँ आपको 60% प्रश्न ही ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि नया है, ठीक ना। मतलब आपको नए नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, बाकी 40% वही प्रश्न रिपीटेड होंगे। तो बोलेगा सर रिपीटेड है तो फिर क्यों आपने लिखा? तो भाई साहब क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं, अक्सर बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड हुए हैं, ठीक ना। आप लोग देखोगे मैंने प्रीवियस 2009 से लेकर अभी तक के देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने डेट भी लिखा हुआ है, 2009 से लेकर अभी तक का जितने भी प्रश्न पूछे गए चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सारे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप लोग, आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा कि बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड होते हैं। साथ ही साथ क्वेश्चंस तो सेम रहेंगे, लैंग्वेज चेंज रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको लगेगा कि 100+ यानी कि 100 से ज़्यादा प्रश्न है, कैसे याद करेंगे। आपको बस 60 से 65 प्रश्न ही नए देखने को मिलेंगे, बाकी वही रिपीटेड रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के वही बार बार पूछा गया है, ठीक ना। समझ में आ गया ना आपको? तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और हाँ, ये भी मैं बता सकता हूँ कि इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो भी प्रश्नों को पढ़ोगे अच्छे से पढ़ना, शिद्दत से पढ़ना, ठीक ना, समझने का ट्राई करना। मैं बेसिकली उन बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जो पूरे साल कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। तो बस आप लोग ये सारा वीडियो को देख लो, आपके लिए भाई एकदम सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, जो पूरे साल नहीं पढ़े कम से कम वीडियो को 2 बार 3 बार करके जरूर देखिएगा। और वीडियो जब आप लोग देखते हो उसको ट्राई करो स्पीड करके देखने का, ठीक ना। अपने हिसाब से स्पीड कर लो, जितने स्पीड में आप लोग देख पाते हो, समझ पाते हो, उतना स्पीड करके देखने का। अब ऐसा नहीं मेरा दोस्त 2x का स्पीड में देख रहा है तो आप भी 2x का देख रहे हो, ऐसे नहीं। अगर आप समझ पाते हो तो देखो, और नहीं तो
मत देखो, जितना आपको स्पीड ले चाहिए इनफ है। अगर आपको स्पीड लग रहा है तो स्लो करके देखो, पर मैं बोलूँगा कि ये सब वीडियो स्पीड करके ही देखना चाहिए, आपका टाइम भी बचेगा और अच्छा लगता है ये सब सुनने में, आपका दिमाग में जल्दी क्लिक होता है, ठीक है। और वीडियो आज थोड़ा लंबा भी हो सकता है क्योंकि समझ सकते हो 100+ प्रश्न है, ठीक है। तो बाकी साहब ये सब मैं आपको बताना चाहता था, और वैसे भी पिछले कई वीडियो से मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक ना, कि यही से आपके प्रश्न आएंगे, ठीक ना। बस जैसे कि मैं बोल रहा था कि थोड़े मोड़े वेरिएशन हो सकते हैं प्रश्न में, जैसे कि क्या हो सकता है मैं अभी आपको यही मैं साफ कर दूं। जैसे कि ये प्रश्न आपके पास है, ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न में, ठीक है, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, ठीक है, और ये आपका ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको इसको सही आंसर करना है। तो हो सकता है कि यही प्रश्न हो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके डाल दे, तो आपको वो चीज़ समझना पड़ेगा, समझे ना। अब ऐसा नहीं कि सर फिर बाद में जाके बोलोगे सर वो क्वेश्चन तो आप आया नहीं, ठीक ना। तो बबुआ देखो तो मैंने कराया हुआ है, बस सिर्फ लैंग्वेज चेंज किया, यानी कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, बस ध्यान से सुन के 3-4 बार देख के चले जाओ। मैं फिक्स गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अभी आपको लगेगा कि मुझे कुछ याद नहीं, पर एग्जाम सेंटर में जैसे जाके बैठिएगा, प्रश्न को देखिएगा, अपने आप बोल दीजिएगा सर हाँ ये वाला आंसर होगा इसका, ठीक ना। तो बहुत सारे बात हो गया आपके साथ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे और बात करेंगे आगे चल के, ठीक ना। तो देखिए हम लोग का सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ ही दिया था आपको, मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो याद रखिएगा फिलोपियन ट्यूब में, यानी कि इसको हम लोग डिम्ब वाहिका नली भी बोलते हैं, ठीक ना। तो बेसिकली फिलोपियन ट्यूब इसको बोला जाता है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो ये हमारे पास अब यहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, ठीक ना। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने बोला कि एक वर्ड में या एक लाइन में आपको आंसर लिखना होगा, और आप लोग देख सकते हो जो पहला प्रश्न था वो 2023 में पूछा गया प्रश्न था जैक में। भाई साहब मैं बेसिकली ये सब लिखा हूँ जैक के अनुसार लिखा हूँ कि झारखंड बोर्ड में कब कब पूछा गया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप किसी भी स्टेट से कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन सेम ही रहेगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक ऐसे जंतु का नाम लिखे जिसमें बाह्य निषेचन होता है, यानी कि निषेचन की क्रिया बाहर में होती है, कहाँ किस में होता है, मेढक में होता है, याद रखिएगा बात। अभी आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको पूरे साल नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो आपको बस आप समझने में नहीं जाना है, बस आपको रटना है और कुछ उपाय नहीं आपके पास। और बेसिकली बायो है, बायो में आपका कोई ट्रिक टिप्स नहीं काम करता, आपको बस रटना ही पड़ेगा। अब भाई बाहर निषेचन मेढक में होता है तो होता है, इसका कोई कारण कोई रीजन नहीं है, समझे ना। वो बस हम लोगों ने देखा हुआ है, ऑब्जर्व किया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने खोज किया हुआ है, समझे ना। तो इसीलिए सब आपको रटना पड़ेगा। हाँ अभी फिजिक्स रहता तो फिर अभी समझाता मैं अच्छे से, ठीक ना। तो इसलिए आपको खुद से सब सुन सुन के याद करना पड़ेगा। अब जो बच्चे पूरे साल पढ़े उनको तो ऐसे समझ में आ रहा होगा, तो क्या बात बोलूँ बताओ। अब देखो लिखा हुआ है आपके पास XY गुणसूत्र वाला नवजात शिशु नर है अथवा मादा, यानी कि अगर आपके पास XY है तो वो उससे क्या होगा पता है आपको, नर होगा, ठीक है। और मादा होता तो यहाँ पे XX होता है, याद रखिएगा XX गुणसूत्र मादा के लिए होता है, XY किसके लिए होता है, नर के लिए होता है। ये 2022-20 का प्रश्न था। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या लिखा सो, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन विधि द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा, यानी कि आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, देखो क्वेश्चन रिपीटेड है कि नहीं, बोला था मैंने ना, देख लो। आप बोलेगा सर ये रिपीट क्यों किया क्वेश्चन को, तो वैसे आपको दिखाने के लिए मैंने जान के रिपीट किया हुआ है। वही बहुविखंडन विधि देख सकते, ये 2016 में पूछा गया है और देख सकते ये 2018 में पूछा गया है। तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, लगभग क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि लैंग्वेज चेंज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर का, किसी एक उभयलिंगी जंतु का नाम लिखें। उभयलिंगी जंतु का नाम केचुआ, याद रखिएगा, केचुआ क्या है, एक उभयलिंगी जंतु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, सबसे पहली बात तो भाई साहब इष्ट कोशिका में किसके होता है, एक कोशिका फफूंदी में कलिका द्वारा जनन होता है, याद रखिएगा ये बात, ठीक ना। बाकी यहाँ पे देखो ये जो प्रश्न, इससे आपका और एक प्रश्न बन सकता है, आप लोग ध्यान से गौर किए होंगे तो आपको यहाँ पे प्रश्न में ही लिख दिया हुआ है इष्ट कोशिका में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब दे देगा आपको, मान लीजिए कि इष्ट कोशिका में होता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन देख के अलैंगिक डाल देगा, तो अलैंगिक आपको मारना है, समझे ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। और हाँ ये भी डाउट मैं दूर कर दूं कि भाई साहब बोलोगे सर मुझे तो MCQ पढ़ना था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर तो आप लोग 1 लाइनर करा रहे हो। अरे बाबा 1 लाइनर बोलो या MCQ बोलो, यानी मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाला, सेम ही चीज है। आपको यही प्रश्न दे देगा 6 नंबर का और ये इस प्रकार का 4 और ऑप्शन सेट कर देगा और ये वाला एगो में ऑप्शन में डाल देगा, तो आपको हिट करना पड़ेगा। तो बात सेम ही है, कान को इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, आपका तैयारी सही से होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखो क्या लिखा है सो, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा मानव मादा में निषेचन, वही थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिम्ब वाहिनी, ठीक ना, और उसी को हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2013 का प्रश्न था, निम्नलिखित अवस्था में प्रत्येक के एक जीव का नाम लिखे,
तो सबसे पहली बात, निम्नलिखित अवस्था में प्रत्येक के एक जीव का नाम लिखने को बोला है। तो किसके लिए? जिसमें आपका द्विखंडन होता है, जहाँ द्विखंडन होता है। तो यहाँ पे द्विखंडन होते कहाँ होता है? अमीबा में होता है, तो मैंने अमीबा आंसर लिख दिया। ठीक है। जहाँ आपके पास बहुखंडन होता है, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ा प्लेज्मोडियम। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पे। देखो 9 नंबर का प्रश्न है क्या आपके पास? ऐसे दो जीवधारियों के नाम लिखे जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं। मुकुलन द्वारा, ठीक ना, अभी तक खंडन द्विखंडन पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक ना। तो मुकुलन द्वारा दो जीव, याद रखिएगा, एक आपके पास हाइड्रा होगा एवं ईस्ट होगा। है तो कई सारे, पर फिलहाल अभी आपको हाईलाइटेड है हाइड्रा एवं ईस्ट, क्योंकि यही आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जो एनसीईआरटी में बोला है वही आपको याद रखना है। तो मुकुलन द्वारा किसमें? हाइड्रा में और ईस्ट में, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यौन से, देखो क्या लिखा है, सो यौन से संबंधित एक हार्मोन का नाम लिखे। यौन से संबंधित हार्मोन का नाम, तो भाई साहब देख लो, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, एस्टेस्टेरोन हो गया, ये सब क्या है आपके पास? यौन से संबंधित हार्मोन है, क्योंकि ये मादा शरीर में ये सब मादा जनन हार्मोन बोल सकते हो आप लोग। ये सब आप लोग बोल लो या फिर बोलो मादा में ये हार्मोन निकलते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक ना। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों अलग अलग है, याद रखिएगा, दोनों का अलग अलग कार्य है। आप बोलोगे सर अभी तक तो हम लोगों ने एस्ट्रोजन पढ़ा हुआ था, ये क्या है? ये भी है, ये सब आप लोग पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है। याद रखिएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक ना। यहाँ पे शायद एक बोला था, मैंने 2 लिख दिया ताकि आपका आसानी हो। 2 तो कोसी, एक को तो याद रखोगे, 2010 का प्रश्न था ये, ठीक ना। चले आगे बढ़ते हम लोग। अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग के भाग है? देखो भाई साहब, अंडाशय, ट्रिक बता दो, जहाँ भी अंडाशय दिख जाएगा पता है मादा में होता है, तो स्त्री केसर आपको करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पुष्प का जो आपका स्त्री केसर भाग होता है वो क्या होता है? मादा भाग होता है। और नर भाग क्या होता है? कमेंट करके बताइए, वरना थोड़ा देर में तो आंसर आपको क्वेश्चन आएगा ही, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पायरोगायरा में जनन किस विधि द्वारा होता है? ये देखो 2010 का प्रश्न है, याद रखिएगा। स्पायरोगायरा में हमारा विखंडन विधि चलता है, ठीक है। विखंडन विधि से वो जनन करता है, अपनी संतति को आगे बढ़ाता है, ठीक ना। किसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है? यानी कि जब बच्चा पेट में होता है तब उस बच्चे को पोषण कहाँ से मिलती है? याद रखिएगा प्लेसेंटा से मिलती है, याद रखिएगा प्लेसेंटा के, ठीक ना। देख लो, ये आप लोग चाहते तो इसको डायरेक्ट आंसर सिर्फ प्लेसेंटा भी लिख सकते थे, पर आप लोग चाहो तो इस प्रकार से एक लाइन बनाकर भी लिख सकते हो, समझे ना। एक लाइन बनाकर भी लिख सकते हो, तो एक लाइनर बोलो या फिर 1 वर्ड बोलो, सेम ही चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव वृषण के क्या कार्य है? कोई 2 कार्य लिखे, यानी कि मानव वृषण है उसका क्या कार्य है, उसका कार्य लिखना है, उसके 2 कार्य लिखना है। तो भाई सब देखो, सीधा सीधी मैं 2 कार्य बता देता हूँ। एक सबसे पहले भाई शुक्राणु का निर्माण, यानी कि हम लोग के बॉडी में जो लड़के हैं उनके बॉडी में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक ना, स्पर्म जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, उसका निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है, याद रखिएगा, ठीक ना। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित यही करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, जो हमारा लड़कों का हार्मोन जिसका नाम है दाढ़ी मूछ वगैरह सब निकलता है। एस्ट्रोजन लड़कियों में पाया जाता है, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में, ठीक ना। टेस्टोस्टेरोन लड़कियों में भी होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, पर वो कम मात्रा में होता है। एस्ट्रोजन हमारे भी शरीर में होता है, पर कम मात्रा में होता है। किसके मुताबिक? टेस्टोस्टेरोन के मुताबिक। और लड़कियों में टेस्टोस्टेरोन होता है पर कम, किसके मुताबिक? एस्ट्रोजन के मुताबिक। इसीलिए लड़कियों में लड़के वाला गुण होता है, लड़कों में लड़कों वाला गुण होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 था, ठीक है, मैंने बता दिया 2019 का प्रश्न था। चलिए अब हम लोग, ये आपका 2023 से लेकर 2000 अभी तक के प्रश्न है, 2009 से लेकर 2023 तक के अभी तक जितने भी प्रश्न लगभग मैंने सब करा दिए, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी करा दूंगा हर चैप्टर का, ठीक ना। वैसे आगे चल के कराया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा अपने हिसाब में क्वेश्चन डालता हूँ। ये तो आपका पूछा गया प्रश्न था, अब मैं और इंपॉर्टेंट प्रश्न डालता हूँ कि और क्या आ सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मेरे थ्रू दिया हुआ प्रश्न है, मेरे टीम के थ्रू दिया हुआ है, तो आप समझ के देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। सो देखिए, पहला नंबर का प्रश्न आपके पास, जनन की मूल घटना क्या है? तो याद रखिएगा, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति का बनना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, याद रखिएगा, डीएनए की प्रकृति बनना, ठीक ना। यह है जनन की मूल घटना, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा है, किसी समष्टि मतलब जीव होता है, याद रखिएगा, ठीक ना, के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो भाई साहब जनन, ठीक ना। जनन नहीं करेगा तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। जैसे समझो, अगर मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं कि कोई जीव जंतु है इस पृथ्वी में, ठीक है, समझ लो आप लोग, तो उसका वो जल्दी वो मर रहा है लेकिन वो जन्म नहीं ले रहा है। जनन मतलब जन्म लेना, यूँ समझ लो, ठीक ना। तो वो जन्म नहीं ले रहा है और वो सिर्फ मर ही रहा है, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा ना, ठीक ना। तो इसलिए जनन के साथ जनन बहुत जरूरी है मरने के साथ साथ, ठीक ना। तो कुल मिलाकर देखा है तो जनन इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आबादी को कायम रखने में, ठीक ना। अब जनन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, देख लो हम लोग मनुष्य को, ठीक ना, अभी आबादी पूरा स्पीड बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इसलिए सबको
एक इक्विलिब्रियम में रखना चाहिए, सबको समझना चाहिए, ठीक ना। और इसके लिए क्या करना चाहिए कि कम से कम हर एक, समझ लो कि एक कपल को उसके 2 बच्चे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, वरना बहुत को जो 3 4 5 वैसा अच्छा चीज़ नहीं होता है सब, ठीक ना। तो सब आप लोग समझिएगा, समझदार हो आप लोग खुद ब खुद। देख लो 3 नंबर का प्रश्न आपके पास क्या है सो, जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है तब क्या होता है भाई साहब। तो याद रखिएगा क्या होता है कि जो आपके पास कोशिकाएं होती है वो मर जाती है, ठीक है। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, लिखा हुआ है जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती, जब वो कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है डीएनए, या फिर यूँ समझ लो कि डीएनए जब चेंज नहीं हो पाती है वक्त के साथ, तो क्या होता है कि कोशिकाएं मर जाती है। और हम अगर समझ लो यूँ कि जैसे कि समझ लो यूँ, मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि हम लोग मान लो अभी अर्थ पे जिंदा है, ठीक है, तो आपको पता है धीरे धीरे क्या हो रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। तो आज से करीबन 100 150 200 साल बाद टेम्परेचर बहुत हाई होगा, आपको पता है, एकदम होगा, ठीक है। तो भाई साहब अभी जितना टेम्परेचर में हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं, अगर अचानक 100 150 साल आगे चले जाए तो हम लोग तुरंत मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे उस टेम्परेचर में, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग, अब भाई अचानक तो जा नहीं सकते 100 150 200 साल बाद, ठीक ना, 200 300 साल बाद नहीं ले जा सकते हम लोग, ऐसे 200 300 साल से भी ज़्यादा लगेगा, ठीक ना, उतना जल्दी नहीं होने वाला है, ठीक ना। तो क्या होता है कि हम लोग तो नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन हमारे संतान जाएंगे जरूर, मेरा बेटा या मेरा उसके बेटा या फिर उसका बेटा जरूर जाएगा, उस टाइम पे तो जरूर पहुंचेगा वो लोग। तो तब तक क्या पाया जाएगा, समझिए मेरा बात, कि मेरे में जो डीएनए था और जो मेरे एकदम बहुत आगे का जो मेरा जो बच्चा पीढ़ी होगा उसका जो डीएनए होगा उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि डीएनए चेंज करता है अपनी चीज़ों को अपनी इन्वायरमेंट के अनुसार। अगर सपोजिटिव वो चेंज ना करे, अगर मेरे जैसे ही अगर मेरा रहेगा उन लोग, तो आगे चल के मर ना जाएगा उन लोग। तो इसीलिए क्या करता है, डीएनए की प्रकृति चेंज होती रहती है पीढ़ी दर पीढ़ी, और क्या होता है एनवायरनमेंट के अनुसार। अगर चेंज ना होगा तो आप जिंदा नहीं रह पाओगे, आपका जो जीव है, आप जो जीव हो आप वो खत्म हो जाओगे, ठीक ना। तो समझ में आ गया ना आपको कि कोशिकाएं मर जाती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, अनुवांशिक गुणों का संदेश कहाँ होता है, डीएनए अणु में। 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ये चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो ये हमारा 1 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो गया। 5वां प्रश्न में हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में किसके द्वारा होता है, याद रखिएगा, हाइड्रा में किसके द्वारा, मुकुलन के द्वारा होता है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से और एक प्रश्न आपका बन सकता है, देख सकते हो कि हाइड्रा कैसा लैंगिक जनन करता है, अलैंगिक जनन करता है, याद रखिएगा बात तो, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हमारे पास 6 नंबर का प्रश्न क्या है, 6 नंबर का प्रश्न है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा किसके द्वारा, किससे होता है, आपको थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हाइड्रा पढ़ा था। लेकिन याद रखिएगा हाइड्रा के अलावा और एक है, जैसे कि ईस्ट में भी क्या होता है, मुकुलन होता है, और ये भी अलैंगिक जनन करता है, ठीक है, याद रखिएगा बात, ठीक ना। कोई जरूरी नहीं कि जो आपका मुकुलन है वो सिर्फ हाइड्रा में हो, ईस्ट में भी हो सकता है, और भी कई सारे जीव है जो मुकुलन करता है, पर फिलहाल अभी 2 पता चला ना, तो 2 ही याद रखिए, आपका इनफ है, ठीक ना। 7 नंबर प्रश्न है किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। देखो सेम प्रश्न है, ठीक ना। अब इसमें हाइड्रा ऑप्शन में, इसलिए हम लोग हाइड्रा मार देंगे, ठीक ना। अगर ऑप्शन में कहीं पे अगर आपको ईस्ट भी दिखता तो ईस्ट भी मारते, ठीक ना। तो देख लो सेम प्रश्न है, रिपीटेड है कि नहीं, तो इसलिए डरना नहीं है। 100 प्रश्न भले ही है, पर आपको देखने को मिलेगा नया कुछ 60% प्रश्न ही, बाकी 40 तो रिपीटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन करता है। ईस्ट कोशिका थोड़ा देर पहले मैंने बोला था मुकुलन विधि द्वारा। देख लो सेम टाइप का प्रश्न है, रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि ये प्रश्न ऐसे भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक ना। देखो क्या लिखा हुआ है एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो प्लाज्मोडियम में किसके द्वारा होता है, बहुविखंडन द्वारा, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, बहुविखंडन द्वारा। अब चलिए हम लोग 10 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो 10th नंबर का प्रश्न आपके पास है, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है। तो अमीबा में किस प्रकार होता है, द्विविखंडन होता है। तो इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अमीबा में क्या होता है, अमीबा आपका द्विविखंडन होता है। ये 10 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विखंडन और द्विविखंडन में बहुत अंतर है। विखंडन में टूट जाना बहुत सारा, और द्विविखंडन में 2 बार टूटना, तो वो अमीबा ऐसा करता है। और ऐसे कौन से जीव है जो द्विविखंडन करता है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक आप लोगों ने उसका नाम पढ़ लिया, मैं ये भी आपको हिंट दे सकता हूँ, ठीक। अब आप लोग सोच के बताइएगा। देखो यहाँ पे पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है। पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार के जनन की विधि है। तो याद रखिए कि किस प्रकार होता है, ये आपका कायिक प्रवर्धन का होता है। तो दोनों क्वेश्चन आपका कट हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होता है, डाली वाली दो अलग अलग पौधे का डाली काट के एक साथ ज्वाइन करके
बना दिया जाता है। आप लोग सब देखिएगा, आगे चलकर टेंशन लेना आपको। ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? ब्रायोफिल्म पत्ती द्वारा जनन करता है, इसलिए दोनों ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। पुंकेसर में होता है, तो पुंकेसर में क्या होता है आपको पता है? पुंकेसर में क्या होता है? हमारा परागकण होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूछा था ना, याद करो कि बताओ भाई साहब, पुष्प का मादा जनन भाग तो मैंने बता दिया, स्त्री केसर होता है, तो नर जनन भाग क्या होता है? तो याद रखिएगा पुंकेसर ही होता है। चलिए आंसर तो आपको मिल गया, ठीक है, और ये भी एक क्वेश्चन हो गया। ठीक, क्वेश्चन भी आपको पता चलेगा कि पुष्प का नर जनन भाग क्या है? पुंकेसर, याद रखिएगा बात, और मादा स्त्री केसर। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर क्वेश्चन परागकण। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज क्या होता है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है, ठीक ना। परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है? परागकण होता है। ये दोनों 4 नंबर क्वेश्चन पर करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर के प्रश्न का। 16 नंबर प्रश्न क्या लिखा? जो पूर्ण विकास अंडाशय कहलाता है, यानी कि जो पूर्ण विकसित अंडाशय, विकास नहीं, पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? फल कहलाता है, क्योंकि हम लोग जो फल खाते हैं वो एक्चुअल में वो एक टाइम पे फूल होता है, और उस फूल का अंडाशय होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होकर हमारा फल का रूप लेता है, इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर का प्रश्न तो आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए 17 नंबर का प्रश्न क्या लिखा हुआ है? परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में हस्तांतरण हमारा परागण कहलाता है, इसीलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ल किस प्रकार का पुष्प है? आपको पता ही है ये उड़ल फूल के बारे में। तो ये किस प्रकार का पुष्प होता है? ये द्विलिंगी होता है, एक लिंगी नहीं, द्विलिंगी। द्विलिंगी क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो आपका स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता है, यानी जब नर जनन भाग और मादा जनन भाग अगर किसी पुष्प में एक ही पुष्प में अगर मौजूद हो, ठीक ना, तो वो क्या होता है? द्विलिंगी होता है। और कुछ ऐसे भी है जैसे पपीता का फूल, ठीक ना, उसमें क्या होता है कि अगर वो फूल मादा जनन भाग है तो अगर वो फूल में अगर मादा जनन भाग है तो सिर्फ मादा जनन भाग ही रहेगा, उसमें नर नहीं रहेगा। दूसरे पुष्प में हो सकता है वो आपका नर हो, ठीक ना, तो उसमें अलग अलग होता है, पर गुड़हल में मादा जनन भाग और आपका नर जनन भाग एक ही साथ होता है, इसलिए ये द्विलिंगी है, ठीक ना। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि पपीता जो होता है वो एक लिंगी पुष्प है, ठीक ना। तो ऑप्शन में अगर पूछे कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लिंगी पौधा है, या फिर पौधा बोलो, पेड़ बोलो, या पुष्प बोलो, जो भी समझ लो, समझ में आ रहा है ना भावनाओं को, मेरी भावनाओं पे जाओ, ठीक ना। तो क्या मारोगे? अगर पपीता ऑप्शन में तो पपीता मार दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा 19 का प्रश्न में पौधे के किस जनन अंग में बीजांड पाया जाता है? अरे भाई साहब, बीजांड अंडाशय में ना पाया जाएगा, सीधा सा बात है, 1 नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर का प्रश्न आपका करेक्ट हो गया। अब देखो आगे प्रश्न है 20 नंबर का। फ्रेमरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? ये भी अंडाशय में पाया जाता है। फ्रेमरी पूछे या बीजांड पूछे, सब कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में, याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें? फल में। सेम टाइप का प्रश्न आप लोग देख सकते हो, ऊपर में जो आपका प्रश्न था उसी प्रकार का प्रश्न है, ठीक ना। बस इसमें परिपक्व हो जाने के बाद क्या होता है? फल बन जाता है, वो आपको पता ही है, आप लोगों ने थोड़ी देर पहले इसी टाइप का एक प्रश्न पढ़ा हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो प्रश्न क्या था आपके पास? प्रश्न था आपके पास पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? भाई फल कहलाता है। और ये प्रश्न क्या है आपके पास? परिपक्व हो जाने के बाद अंडाशय विकसित हो जाता है, किसमें? फल में। देखो सेम टाइप का प्रश्न है, बस लैंग्वेज अलग है। इसी टाइप का प्रश्न मिलेगा दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ ना, बाहर नहीं जाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस उसको अच्छे से पढ़ लो, इसी टाइप का प्रश्न होगा, मिलता जुलता होगा, हो सकता है थोड़ा मोड़ा चेंज हो, पर यहीं से आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और चेंज भी होगा तो क्या? इसी से चेंज होगा, इसी प्रश्न से चेंज होगा, इसी टाइप के प्रश्न से चेंज होगा, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि सीधा सीधी प्रश्न ये कह रहा है कि ये सब जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा मानव का जो मादा होता है, यानी कि जो स्त्रियां होती है, उनका जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक ना। अब भाई साहब देखो, अंडाशय ये तो भाई पता है, ये तो भाई स्त्री का भाग होता है। गर्भाशय ये भी आपका स्त्री का भाग होता है, यानी कि मानव मादा का होता है। शुक्राशय ये तो भाई पुरुषों में पाया जाता है, इसलिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। अब डिम्बवाहिनी ये भी आपका मादा में पाया जाता है, इसलिए 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और ये प्रश्न आपको घुमाकर भी पूछ सकता था कि नहीं? अगर डायरेक्ट पूछ देते इस प्रकार से, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नर के जनन तंत्र का भाग है, पूछ देता तो डायरेक्ट आप लोग शुक्राशय मारते, क्योंकि ये तीनों तो किसका है? मादा का है, सीधा सीधी बात है। तो प्रश्न बन सकते हैं इसी प्रकार से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग का भाग है? अब भाई उसमें पूछा था भाग नहीं है, अब यहाँ पे पूछा है कि भाग है, पर किसका? पादप का। उसमें मनुष्य का पूछा था, इसमें पादप का बात किया गया, पेड़ पौधों का बात किया गया है। तो याद रखिएगा, परागकोश, अंडाशय,
तंतु और पुंकेसर में से पूछा मादा जनन तंत्र का भाग कौन है? सीधा सीधी बात है, अंडाशय है, क्योंकि परागकोश, तंतु और जो पुंकेसर होता है ये सब किसका भाग होता है? ये सब आपका पादप का नर जनन तंत्र का भाग होता है। पर जो अंडाशय होता है किसमें पाया जाता है? सीधा सीधी बात, मादा में पाया जाता है। भ्रूण को मां के गर्भाशय में किस भाग से पोषण मिलता है? भाई साहब प्लेसेंटा से। ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, रिपीटेड हो रहा है कि नहीं? देखो भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? देखो भाई साहब सेम टाइप का प्रश्न है, पर यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा मोड़ा चेंज है। जैसे लिखा मूत्र वाहिनी, भाई साहब ये दोनों में पाया जाता है, मानव और नर में, तो भाई क्या मारोगे? पर भाई साहब पूछा जनन तंत्र, जनन तंत्र में मूत्र वाहिनी नहीं आता है, ये अलग अलग चीज का तंत्र है, ये जनन तंत्र में नहीं आता है। शुक्रवाहिनी भले ये आता है जनन तंत्र, पर ये किसका होता है? नर का होता है, पर मादा का पूछा है तो ये तो होगा नहीं। शुक्राशय भी नर का होता है, इसलिए तीनों क्वेश्चन में कट हो जाएगा। गर्भाशय ये मादा में पाया जाता है और साथ ही साथ ये जनन तंत्र का भाग है। आगे बढ़ते हम लोग। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो याद रखिएगा, गर्भाशय में जो डिंब वाहिनी, जिसको हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है? निषेचन होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? यानी सीधा सीधी बोलो तो लेडीज कितने दिन तो प्रेग्नेंट होती है? याद रखिएगा 9 महीने तक। उसको डे में कन्वर्ट करोगे तो उसे 30 से मल्टीप्लाई कर दो 9 को, तो क्या हो जाएगा? 270 दिन। इसलिए आपका एक नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखा है कि जनन संचरणीय रोग है, ठीक। तो सेक्स के कारण कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा बेसिकली देखा जाए तो ये तीनों का तीनों होता है। क्या है? आपके पास सिफिलिसिस भी होता है, एड्स भी होता है, आपके पास गोनोरिया भी होता है। तो ये सभी क्या होता है कि आपका जनन संचरण रोग है, सेक्स के कारण होता है। इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन का कट हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक ना। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि एड्स से कोई जरूरी नहीं है कि आपका जनन संचरण के कारण ही हो, ठीक ना, सेक्स के कारण ही हो सकता है। जैसे छींक के कारण हो सकता है, ठीक ना। छींक बोलो, छींक तो नहीं, जैसे कि मान लो कि ब्लड डोनेट के कारण, मान लो जिसका आप लोगों ने ब्लड लिया उसका अगर हो HIV होगा तो, क्योंकि एड्स जो होता है वो HIV विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ से आपको 3 चीज सीखने को मिला कि एड्स किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और कौन सा विषाणु? HIV विषाणु के कारण, ठीक है। आपको समझ में आ गया? तो इसीलिए कभी भी किसी से अगर ब्लड लो या फिर ब्लड डोनेट करो आप लोग, तो एक बार अपना HIV टेस्ट जरूर करा लीजिएगा। उससे पता चलेगा कि आप जो ब्लड ले रहे हो क्या उस ब्लड में HIV वायरस से अगर है तो मत लीजिएगा, वरना आपको भी एड्स हो जाएगा। और एड्स हो गया तो बड़ा दिक्कत करेगा भाई साहब, क्योंकि ये क्या करता है, हमारा जो WBC उसको खत्म कर देता है। अगर आपको सर्दी भी होगा ना तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि आपका WBC काम ही नहीं करेगा। सीधा सीधी बात है। तो ये प्रतिरक्षी क्षमता को खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। ऐसे एड्स कोई बीमारी नहीं है, याद रखिएगा। एड्स क्या करता है? हमारे WBC को खत्म कर देता है, ठीक है। एक वायरस है, समझ में आ गया आपको। और साथ ही साथ एड्स जो होता है वो, जैसे कि बोला कि आप लोग का खून डोनेट कर रहे हो तो तभी डोनेट कीजिएगा जब आप लोग HIV का वायरस आपके पास ना हो, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? भाई साहब थोड़ा देर पहले बताया था, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 31 नंबर के प्रश्न पर। देखा हमारे पास 31 नंबर का प्रश्न है, लिखा हुआ एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, देखो पपीता ऑप्शन में है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो कि लिखा 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एकलिंगी पौधा है? अब भाई साहब इसमें भी पपीता ऑप्शन में दिख रहा है, तो आप लोग मार सकते हो पपीता, ठीक है, मारो क्या ही आंसर ही होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब पपीता क्या पौधा है? कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बाद की बात है सब, बाकी इस तरह का प्रश्न आएगा तो पपीता ही मारिएगा, ठीक। वो सब डिबेट की बात है बाद की, कि पपीता पौधा है कि पेड़ है, क्या सब बात की बात है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरण रोग है? थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक ना। क्या क्या पढ़ा था कमेंट करके बताइएगा। 3 को मैंने बताया था। तो कैंसर गलत बात है, ये लैंगिक संचरण रोग नहीं है। टाइफाइड भी नहीं है। कोरोना, क्या बात कर रहे हो यार, कोरोना, ठीक। तो देखो गोनोरिया, यानी कि 3 क्वेश्चन पर करेक्ट हो जाएगा। गोनोरिया था, एड्स था, सिफिलिसिस था, आपको याद हो गया होगा, ये तीनों था, मैंने बता भी दिया आपको। चलिए संभोग संचरण रोग है, देखो यही प्रश्न है, बस इसमें संभोग लिखा गया, बात वही सेक्स की बात की गई है, यानी कि क्वेश्चंस का लैंग्वेज चेंज किया गया है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक ना। तो चेचक नहीं, गलत बात है। पीलिया गलत बात है। प्लेग ये भी गलत बात है, ये सब नहीं होता, ये सबका दूसरे कारण है, पर एड्स होता है, इसीलिए 4 क्वेश्चन पर करेक्ट हो जाएगा। अंडोत्सर्ग का कारण है, अंडोत्सर्ग का कारक क्या है भाई साहब, जल्दी से बताइए। हाँ मैं सुन रहा हूँ, अंडोत्सर्ग का कारक है। चलिए ये प्रश्न मैं आपको देता हूँ, ये प्रश्न आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक ना। एस्ट्रोजन, चलिए आप ही कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बताता हूँ।
बेसिकली मैं थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको हिंट देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है कि मादाओं में, यानी कि जो समझ लो कि मानव मादा यूँ समझ लो, ठीक ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मादाओं में क्या होता है कि हाईली एस्ट्रोजन जब आता है, या फिर जो मासिक धर्म के बाद, उससे आप लोग जानोगे, ठीक ना। तो जब हाईली एस्ट्रोजन वहाँ पे निकलता है ना, तब उस जब हाईली एस्ट्रोजन के चरण पे जब वो पहुंचता है मादा का शरीर, उस टाइम के जो चरण को बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अंडोत्सर्ग। यानी जब एस्ट्रोजन का लेवल सबसे हाई होता है, उस लेवल को एक नाम दिया गया, उस लेवल का नाम को क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग, ठीक ना। अब बाकी आप लोग इसका कमेंट करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एड्स रोग किसके कारण होता है? भाई साहब थोड़ा देर पहले मैंने बताया था विषाणु के कारण होता है, ठीक है। विषाणु ही बोला था ना, हो सकता है जीवाणु गलती से बोल दिया हूँ। हाँ विषाणु बोला था, वायरस बोला था ना, वायरस होने विषाणु ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोनोरिया तथा सिफिलिस रोग किसके कारण होता है? भाई साहब ये किसका होता है? ये जीवाणु कारण होता है, याद रखिएगा। गोनोरिया सिफिलिस जीवाणु कारण, पर एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु कारण होता है। लेकिन गोनोरिया, सिफिलिस और एड्स ये तीनों का तीनों जनन संचरण रोग है। पर गोनोरिया, सिफिलिस जीवाणु, पर जो आपका एड्स है वो क्या होता है? HIV वायरस के कारण, यानी कि विषाणु कारण, ठीक ना। बस इतना सा अंतर है इन तीनों रोगों के बीच का, कि दो विषाणु, एक विषाणु से होता है जो कि एड्स होता है, और दो जो सिफिलिस हो गया, और जो आपके पास गोनोरिया हो गया, किस कारण होता है? ये आपका जीवाणु कारण होता है। लिखा है आपके पास शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? भाई साहब शुक्राणु हमारे वृषण में उत्पन्न होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीनों क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में निषेचन कब होता है? भाई साहब मनुष्य में जो निषेचन की क्रिया होता है वो जनरली जो आपका 16 से लेकर 18वें दिन में होता है, ठीक ना। याद रखिएगा बात, 16 से लेकर 18वें दिन में होता है। ये मानव मादा शरीर की बात की गई है, ठीक ना। चलिए क्योंकि हमारे पास उतना क्षमता है नहीं कि हम लोग निषेचन कर पाए, ठीक ना। बस हम लोग कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं अपना शुक्राणु देकर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक स्वस्थ स्त्री में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? तो बेसिकली ये देखा गया 28 से 35 दिनों तक के में होता है, पर जनरली यहाँ पे ऑप्शन में 28 है, तो इसलिए आपका तीनों क्वेश्चन पर करेक्ट हो जाएगा। पर ऑप्शन में 28 और 35 दोनों रहा तो 28 को मारिएगा, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? देख सकते हो ये रहा आपका, ये आपका प्लाज्मोडियम, ये किस प्रकार के आपके जनन को दर्शाता है? देख लो बहु विखंडन को दर्शाता है, इसलिए एक नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हो आकृति में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? देख लो अब ये आपको चित्र जो आपको दिख रहा है ये हाइड्रा का चित्र है, आपको पता ही है। तो हाइड्रा में देख सकते हो इस प्रकार से डाली निकलता है, समझ लो, ठीक ना। ये भी जीवाणु है, आपका जीवाणु है जो भी है, ठीक ना। ये भी आपका सूक्ष्म जीव है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो आपका हाइड्रा है वो जीवाणु की विषाणु की क्या है, ठीक ना। तो बेसिकली आपको मजा आएगा प्रश्न को ढूंढने में, ठीक ना। तो बेसिकली देख सकते हो यहाँ पे डाली से निकल रहा, तो ये किस में होता है? ये मुकुलन कहलाता है, ठीक ना। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? दोनों क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन की विधि होती है, आपको पता है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। ये क्लियर हो गया। और मैं साथ ही साथ इस चैप्टर में आपको कई सारे इस प्रकार से आपको आकृति के प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसको भी एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, यानी कि उसमें सिर्फ मैं आकृति बताऊंगा और उस आकृति से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैं वो बताऊंगा, ठीक ना। तो उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहोगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो जरूर देखने को मिलेगा आपको आकृति वाला, ठीक ना। प्लेनेरिया में किस विधि से अलैंगिक जनन होता है? प्लेनेरिया में, तो प्लेनेरिया में क्या होता है? पुनर्जनन, अनुरुद्ध भवन, ठीक ना। याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 43 का प्रश्न हमारा हो गया। 44 का प्रश्न पर आते हैं हम लोग। 43 का प्रश्न, चलो भाई साहब ये तो हमारा लगभग ठीक है, चलो बाद की बात है। क्या बोल रहा था भले आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने खुद समझा। चलिए बाद की बात है। देखा कि जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? तो याद रखिए कायिक प्रवर्धन एक ऐसी विधि जिसके द्वारा आप लोग विशाल आबादी को कायम रख सकते हो, ठीक ना। कायिक प्रवर्धन, जाहिर सी बात है इसमें ज्यादा बच्चे बनते होंगे, सीधा सीधी बात है, इसीलिए, ठीक ना। तो ये सब तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, अलग कॉन्सेप्ट है इसका, पर मैं समझने का ट्रिक बता रहा हूँ आपको। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उभयलिंगी जंतु है, तो इसमें से कौन सा उभयलिंगी है? उभयलिंगी मन समझ में आता है ना? कमेंट करके बताइएगा। केचुआ, मछली, शेर, बकरी। भाई साहब केचुआ जो होता है वो उभयलिंगी होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 46 नंबर के प्रश्न पर, और ये हमारा MCQ प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। निषेचन पुष्प के निषेचित पुष्प के भाग जो झड़ जाते हैं, ठीक ना। ये प्रश्न ऐसा भी पूछ सकते हैं कि निषेचन के पश्चात पुष्प के कौन से भाग झड़ जाते हैं, या फिर ये बोलो कि फल बनने के बाद कौन से पुष्प के भाग झड़ जाते हैं, मुरझुरा जाते हैं, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो भाई साहब जो आपका ब्राह्मदल होता है, जो पुंकेसर होता है, जो वर्तिकाग्र होता है, और भी कई सारे हैं जो क्या होता है वो सब झड़ जाते हैं, ठीक ना। तब जाके वो क्या होता है वापस वो परिपक्व हो पाता है, निषेचन क्रिया कंप्लीट हो पाती है और वो वापस से फल बन पाता है। तो इसीलिए डिनो क्वेश्चन कट हो जाएगा सभी। अब यहाँ से मैं कुछ आपको अपने से कुछ एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके आ सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वन वर्डर या फिर पूरे वन लाइनर प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक। तो देखो भाई साहब
आपको इस प्रकार के वन वर्डर या वन लाइनर प्रश्न में इस प्रकार का भी प्रश्न आपका आ सकता है, यानी बोलो खाली घर वाला, ठीक ना। बीच में से आपको गायब कर देगा सेंटेंस में से, और उस सेंटेंस में से वहाँ पे क्या होगा आपको भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डैश खाली घर है में बाहर निषेचन होता है, तो भाई साहब यहाँ पे दुनिया भर की चीजें आ सकती है। क्वेश्चन का तो कहने का तात्पर्य ये है कि कौन सा ऐसे जीव है जिसमें बाहरी निषेचन होता है, तो मेढक होता है। आप और मुझे 3 ऐसे जीव कमेंट करके बताइए जिसमें बाहरी निषेचन होता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग मेढक भर सकते हो, और दूसरा कुछ है तो दूसरा कुछ भी भर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि मेढक ही यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने जान के मेढक लिखा हुआ क्योंकि ये प्रश्न बाहर आगे भी एक बार आया हुआ था, तो मैंने जान के ज्यादा जीव नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और अगर एक चीज 2 बार रिपीट होता है तो याद होने के चांसेस ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, जो ज्यादा मैंने जीवों का नाम नहीं लिखा हुआ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक ना। बाकी देखो यहाँ पे लिखा है कि पौधों में जनन अंग यहाँ पे खाली घर में पाया जाता है, तो यहाँ पे किस में पाया जाता है, पुष्प में पाया जाता है, यानी कि पौधों में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे उत्तर पुष्प हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीव जनन क्यों करते हैं, जाहिर सी बात है यार, अपनी संतति माने यार संतान बोलो या बोलो अपने जैसे लोग बनाना, ठीक ना, आबादी को कायम रखने के लिए। थोड़ा देर पहले मैंने बोला था कि जनन ना करोगे तो धीरे धीरे वो मर के खत्म हो जाएगा, और ज्यादा भी जनन कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए आपका ये चीज आंसर हो जाएगा। लिखा है कि जनन की मूल घटना क्या है। अरे भाई साहब रिपीटेड प्रश्न, शायद पहले नंबर का प्रश्न था जो कि आपका 2023 में शायद पूछा गया था, ठीक ना। क्या था, डीएनए प्रकृति का बनना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा है आपके पास किस विशिष्ट अनुवांशिक पदार्थ के अंदर प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना कूटबद्ध होती है। तो भाई साहब जो आपके पास कोशिका होता है उसमें जो केंद्रक होता है, केंद्रक का जो डीएनए होता है उसमें जो आपका प्रोटीन संश्लेषण सूचना कूटबंधित होती है, याद रखिएगा बात। ऐसा भी पूछ सकता है प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, भाई डीएनए में, याद रखिएगा बात, डीएनए के अणु में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो आपके पास समान जीन संरचना वाले जीवों को क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, याद रखिएगा भाई साहब, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। क्लोन कहते हैं समान जीन संरचना वाले, जीव ने जीन, समान जीन संरचना वाले, याद रखिएगा क्लोन कहते हैं। अगर लिखो आपके पास सजीव में जनन की मुख्य 2 विधियां क्या है, भाई साहब मुख्य 2 विधियां हैं हमारे पास, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन, याद रखिएगा बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा आपके पास विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और पुनर्जनन के उदाहरण दे। भाई साहब जो तक अभी तक हम लोगों ने जो चीज पढ़ा हुआ था कि बताओ अमीबा कौन सा करता है, ईस्ट कौन सा करता है, बताओ विखंडन का एक उदाहरण दो, आपका जो भी है आपका द्विखंडन का उदाहरण दो। तो जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको मैंने समराइज कर दिया, एक प्रश्न में डाल दिया। जैसे कि विखंडन भाई साहब यहाँ पे लिखा हुआ है अमीबा, ठीक ना। तो भाई साहब इसके लिए आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही लिखा है कि नहीं, ठीक ना। उसके लिखा है मुकुलन ईस्ट और हाइड्रा में होता है, ठीक है, आप लोग याद करके बता सकते हो। बीजाणु निर्माण भाई साहब कवक और विषाणु में होता है, याद रखिएगा बीजाणु निर्माण, ठीक ना। पुनर्जनन किस में होता है, प्लेनेरिया और हाइड्रा में होता है। हाइड्रा का आपको कई जगह पे नाम मिल जाएगा, देख लो मुकुलन में भी मिल जाएगा, पुनर्जनन में भी मिल जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पुनरुद्भवन क्रिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। अब भाई बहुत पुनर्भवन पढ़ लिया हम लोगों ने, जब पुनर्निर्माण हम लोगों ने पढ़ लिया, अब थोड़ा इसका किसने खोज किया था वो भी तो पढ़ लिया जाए। तो याद रखिएगा किसने किया था, ट्रेमले ने किया था। कब क्या था, 1740 में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। किन्हीं 2 उभयलिंगी जंतुओं के नाम लिखे, थोड़ा देर पहले पढ़ा था, एक तो केचुआ हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक याद रखिएगा हाइड्रा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। एक ऐसे पौधे का नाम लिखे जिसमें जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन तो होता है पर कहाँ पे होता है, जड़ द्वारा होता है। कायिक प्रवर्धन पत्तियों में भी हो सकता है, डाली में भी हो सकता है, पर जड़ में किस में होता है, तो सोगान में होता है, याद रखिएगा, सॉरी सागौन में, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूँ। बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और 2 ऐसे पौधों का नाम जरूर बताइएगा जिसमें आपका होता है जड़ में कायिक प्रवर्धन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पुष्प के नर जनन भाग तथा उनके अंगों के नाम लिखे। तो भाई साहब पुष्प का जो नर जनन भाग होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, पुंकेसर होता है, और उसके मुख्यतः 2 भाग हैं, यानी इसको लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तंतु जिसको हम लोग इंग्लिश में फ्लाइवेंट बोलते हैं, और एक पराको जिसको हम लोग एंथ्रस बोलते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वही पुष्प के मादा जनन भाग के नाम और उसके विभिन्न भागों के भी नाम लिखने को बोलेगा प्रश्न में अगर आ गया तो। भाई साहब याद रखिएगा ये 3 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है, 2 नंबर के प्रश्न में भी आ सकता है, 1 नंबर के प्रश्न में भी, और ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, ठीक ना। इस टाइप के प्रश्न मान लो ऐसा प्रश्न दे देगा, लिख देगा कि निम्न में से कौन सा मादा जनन भाग है, और ये 4 में से कोई, 3 में से कोई एक दे देगा, तो आपको मारना पड़ेगा। मादा माने क्या, पुष्प मादा, पादप के मादा जनन भाग है, ठीक ना, क्योंकि सब पादप की बात चल रही है। तो प्रश्न बन सकते हैं, इन्हीं इर्द गिर्द में प्रश्न बनेंगे, याद रखिएगा मेरे बात। मैं जितने प्रश्न बना रहा हूँ इसी के
इर्द गिर्द में प्रश्न रहेंगे, बस आपको एक सही नजरिए, एक सही तरीके से देखने की जरूरत है। तो भाई साहब देख लो, जो आपका पुष्प का जो मादा जनन भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। इसको अंडक भी बोला जाता है, याद रखिएगा बात। पूछा जा सकता है स्त्री केसर का दूसरा नाम, तो अंडक भी हो सकता है। अगर दे देगा कि अंडक का कौन सा भाग नहीं है, तो समझ लीजिएगा स्त्री केसर की बात की गई है। पादप के मादा जनन तंत्र की बात की गई है, याद रखिएगा बात। तो लैंग्वेज चेंज हो सकता है। तो इसके मुख्यतः 3 भाग है, एक है अंडाशय, एक है वर्तिका और एक वर्तिकाग्र, याद रखिएगा बात। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। और आपके पास नर का पादप में क्या था, तंतु और परागकोश, याद रखिएगा बात। लिखा के पास बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है। अरे भाई साहब, जैसे हम लोग को जनन से क्या लाभ है, हमारी संतति कायम होती है, उसी प्रकार से पौधों में भाई साहब बीज वगैरह होता है, तो वो क्या काम, उसकी संतति को कायम रखने में। यानी कि सीधा सीधा लिखा है, बीजों से भावी पौधों का भ्रूण रहता है। बीजों में भावी पौधों का भ्रूण होता है। भाई साहब जाहिर बात है, भ्रूण रहेगा तभी ना एक नया पौधा बनेगा। बात सही है, लैंग्वेज अलग है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी एक उभयलिंगी पौधे का नाम लिखिए। भाई साहब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जंतु, अब पौधे की बात की गई है, तो सरसों क्या एक उभयलिंगी पौधा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और 2-3 कमेंट करके बताइएगा। मनुष्य में नर जनद, जनन नहीं जनद लिखा है, और मादा जनद क्या है। यानी कि सीधा सीधी बोलो कि जो नर को जन्म देने वाला मुख्य कारक क्या है, मादा को जन्म देने वाला मुख्य कारक क्या है, यही बात पूछा है, ठीक ना। तथा यह कहाँ उत्पन्न होता है। तो भाई साहब देख लो, नर जनन यानी कि नर को जन्म कौन देता है, मतलब सीधा सीधी बोलो, उल्टा बोल दिया मैंने, कहने मतलब है कि नर का जो जनन भाग क्या है, सीधे सीधी बोलो तो शुक्राणु, आपको याद रखना है। उतना दिमाग छोड़िए, नर जनन क्या है, शुक्राणु, मादा जनन क्या है, अंडाणु, ठीक ना। और शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में बनता है, और अंडाणु कहाँ बनता है, जाहिर सी बात है भाई साहब, अंडाशय में बनता है, सीधा सीधी बात है, ठीक ना। यानी कि सीधा सीधी प्रश्न का तात्पर्य यह था कि जो आपका नर है या जो मादा है, उसके शरीर में जो जनन जो आपका रस होता है, जिसके कारण आगे संतति बनता है, वो क्या होता है। तो सही सी बात है, नर में शुक्राणु पाया जाता है, जिसके कारण वो वापस संतति बढ़ाता है, और मादा में क्या पाया जाता है, जैसे बात है अंडाणु, जिसके कारण संतति बढ़ाता है। तो वही प्रश्न पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुरुष तथा स्त्री में पाए जाने वाले एक एक लैंगिक हार्मोन के नाम लिखे। तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन, स्त्री में एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, और भी कई सारे हैं, तो आप लोग लिख सकते हो। प्राणियों में नर तथा मादा युग्मक का नाम बताइए। तो भाई साहब प्राणियों में जो नर युग्मक होते हैं उसको हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, और मादा युग्मक हम लोग अंडाणु बोलते हैं, और इनके संयोग से आप लोगों को पता है निषेचन वगैरह होता है, वो सब बात की बात है। देखा कि मानव अंडाशय के किन्हीं 2 कार्यों को लिखे। तो मानव अंडाशय के किन्हीं 2 कार्यों को लिखना है, तो जिसमें से पहला कार्य है अंडाणु का उत्पादन करना, थोड़ा देर पहले पढ़ा था, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करना, याद रखिए बात। और यही प्रश्न आपका ऐसा भी आ सकता है, मानव में वृषण की कार्य क्या है, ठीक ना। क्योंकि भाई साहब हमें वृषण पाया जाता है, मादा में आपका अंडाशय पाया जाता है, इसलिए उसमें अंडाशय लिखा हुआ है, इसमें वृषण लिखा हुआ है। वृषण के 2 कार्य, शुक्राणु का निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन का स्रावित करना, सीधा सीधी बात है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। लिखा कि मानव में भ्रूण विकास कहाँ होता है। तो मानव में जो भ्रूण का विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। गलती से फिलोपियन ट्रिप मत मार दीजिएगा, भ्रूण की बात ही है। लिखा हुआ है किस पादप समूह के पौधे में जननांग पुष्प के भीतर पाया जाता है। यानी कि कौन सा ऐसा पादप है जिसके अंदर में जो आपका पौधे का जननांग है, ठीक ना, वो आपके पुष्प के भीतर पाया जाता है। तो एंजियोस्पर्म का जो समूह होता है उसमें ऐसा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। देखो है कि लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है। तो भाई साहब टेस्टोस्टेरोन। और ये प्रश्न लड़कियों के कारण भी पूछा जा सकता था, यानी लड़कियों के लिए भी पूछा जा सकता था। लिखा था कि लड़कियों में यौवनारंभ के लक्षण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा होता है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है और इजी भी है। निषेचन के बाद बनने वाले उत्पाद का नाम लिखें। सीधा सीधी बात है, निषेचन के बाद जो बनता है उसको हम लोग युग्मनज बोलते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 25 नंबर का प्रश्न लिखा है, जब 2 कोशिकाएं नर व मादा जनन, लिखा हुआ देखिए, जब 2 कोशिकाएं नर व मादा जनन कोशिकाएं आपस में संलयित होकर युग्मनज बनाती है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं। तो भाई साहब लैंगिक जनन कहते हैं, याद रखिएगा बात। हाँ ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि आपका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। युग्मनज क्या है। तो भाई साहब नर व मादा युग्मों के संयोग से बनी जीव संरचना, यानी कि ये एक जीवित संरचना होती है, नर और मादा के संलयन से बनी, ठीक ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पौधे का नाम लिखे जिसमें कायिक प्रवर्धन
कली रोपण विधि द्वारा किया जाता है। यानी कायिक प्रवर्धन होता है पर कली रोपण विधि द्वारा। किसमें होता है? गुलाब के पौधे में। याद रखिएगा बात। लिखा यहाँ पे किन्हीं दो पौधे का नाम लिखे जिसमें समकाल परिपक्वता पाई जाती है। समकाल परिपक्वता किसमें पाई जाती है? सूर्यमुखी और गुलाब पास में। याद रखिएगा बात। आगे बढ़ते हम लोग। मुकुल से नए जीव का विकास होना मुकुलन कहलाता है। ठीक है भाई साहब, यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ गया कि मुकुल से नए जीव का विकास होना क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाता है। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन पता चल गया। तो क्वेश्चंस को देखिए और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ भी एक आपको कोटेशन बन सकता था कि मुकुलन से नए जीव का बनना, डैश दे देगा और 4 को ऑप्शन दे देगा, मुकुलन डाल देगा, तो मुकुलन लिखना पड़ेगा आपको ऑप्शन में। ठीक ना। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया कि इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। पर खैर प्रश्न क्या आपके पास लिखा है? आपके पास मुकुलन से नए जीव का विकास होना मुकुलन कहलाता है। ऐसे दो जीवों के नाम लिखे जो मुकुलन द्वारा नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। और ये प्रश्न अथवा में यानी कि ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे दो जीवों के नाम लिखे जिसमें जनन मुकुलन विधि से होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रा और ईस्ट क्या है? ये 2 जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं? मुकुलन करते हैं। और भी हैं पर फिलहाल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये प्रश्न थोड़ी देर पहले पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, सेम प्रश्न है पर लैंग्वेज चेंज है। यह है कि एक सवाल का नाम लिखे जिसमें जनन विखंडन विधि से होता है। सबसे पहली बात पूछा एक सवाल का नाम लिखे, तो जो ऑप्शन में होगा वो तो सवाल होगा। यानी स्पाइरोगारा क्या एक सवाल है? तो ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर अथवा में ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, एक ऐसे पादप का नाम लिखे जिसमें खंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। और ये भी आपको पता चल गया कि स्पाइरोगारा में अलैंगिक जनन होता है। और जो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा वो तो स्पाइरोगारा होगा ही। तो देख सकते हो एक प्रश्न से 3-4 टाइप के प्रश्न हो सकते हैं। तो इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और बाहर नहीं जाएगा। ऐसे जीव को क्या कहते हैं जिसके शरीर में 2 प्रकार के जननतंत्र पाए जाते हैं? अरे यार थोड़ा देर पहले मैंने बताया था जनन अंग पाया जाता है। तो जिसमें 2 प्रकार पाए जाते हैं हम लोग द्विलिंगी बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। याद रखिएगा बात। जिसमें आपका स्त्री केसर पुंग केसर दोनों पाया जाता है। कोई जरूरी नहीं है, याद रखिएगा द्विलिंगी होना खाली पौधों में ही जरूरी नहीं है, मानव में भी द्विलिंगी पाए जाते हैं। आपको पता ही है, जिनके अंदर में आपका स्त्री और पुरुष का दोनों का भाव होता है, आपको पता ही है। अर्धनारीश्वर जो भी समझना है ठीक ना। तो भाई साहब ऐसा आपको जरूरी नहीं कि पेड़ पौधे में पादप में पाया जाए, वो जंतु जीवों में भी पाया जा सकता है, समझे ना। तो याद रखिएगा बात। ये बहुत बड़ा आपका मन में आपका ये गलत फहमी होता है कि ये सिर्फ द्विलिंगी पौधों में पाए जाते हैं। गलत बात है। जिसमें आपका नर जनन तंत्र और माना जनन तंत्र दोनों एक ही में पाया जाएगा, एक ही जीव में। याद रखिएगा वो जीव क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। वो जीव आपका पादप भी हो सकता है, वो जंतु भी हो सकता है, जीव जंतु कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा है कि एक ऐसे पौधे का नाम लिखे जिसमें पत्ती द्वारा वर्ध जनन होता है। तो याद रखिएगा ब्रायोफिल्म। ठीक, याद रखिएगा। और ये कायिक प्रवर्धन करता है ब्रायोफिल्म, और ब्रायोफिल्म पत्तियों के द्वारा कायिक प्रवर्धन करता है। याद रखिएगा, इतना चीज मैंने बता दिया। देखा है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है? देखो थोड़ा देर पहले बताया, वही प्रश्न आ गया, ब्रायोफिल्म। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? लो ये भी प्रश्न आपका आ गया, पत्ती द्वारा। तो भाई साहब समझ रहे हो ना, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा जीव नए जीव को जन्म देते हैं। तो भाई साहब प्रजनन। ठीक, मलेरिया परजीवी का नाम है। तो मलेरिया सबसे पहली बात यहां से समझ में आया कि परजीवी के कारण होता है। ये आपका एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है, मलेरिया किस कारण होता है? परजीवी, जीवाणु, विषाणु दे देगा तो परजीवी मारना है आपको। और आपको ये भी पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। यानी कि प्लाज्मोडियम एक परजीवी है। ये भी आपको एक क्वेश्चन मिल गया आपको कि प्लाज्मोडियम क्या एक परजीवी है। ये चीज आपको क्लियर होगी, ये भी आपका प्रश्न बन सकता है। और प्लाज्मोडियम परजीवी कारण मलेरिया होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ रहे हो ना कितने प्रश्न बन सकते हैं। उस जंतु का नाम जो पुनरुद्भवन द्वारा जनन करता है। तो भाई साहब ऐसा कौन सा जंतु है जो पुनरुद्भवन द्वारा जनन करता है? तो प्लेनेरिया। यहाँ पे जंतु की बात की गई है, पादप की बात नहीं की गई है भाई साहब। पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग है तो स्त्री केसर। याद रखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ गया कि पुष्प के केंद्र में स्त्री केसर पाया जाता है। समझ में आ रहा है ना। उड़ल किस प्रकार का पुष्प है? द्विलिंगी। अब ऐसा भी ये प्रश्न बन सकता है, दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुड़हल डाल देगा और 3-4 को अचट पचट डाल देगा, दे देगा पपीता, दे देगा कुछ और दे देगा। तो गुड़हल को मारना है, उड़हल को मारना है। याद रखिएगा, इस प्रकार से उलट के भी प्रश्न हो सकता है। देखा कि किसी एकलिंगी पादप के नाम लिखे जो कमजोर तने वाला हो और भूमि पर फैला हो। यानी कि एक ऐसा आपको समझ लो
आपको पादप का नाम बताना है जो एकलिंगी तो हो ही, साथ साथ वो भूमि में हो। तो आपको पता है भूमि में कौन होता है, लत्ता होता है, हमारा लत होता है। और तो भाई जाहिर सी बात है तरबूज, क्योंकि तरबूज एक ऐसा लत है जो कि क्या होता है, जमीन में होता है। क्योंकि पता है इसके सपोर्टिव चाहिए, या तो उसको आपको जमीन में रखना पड़ेगा या फिर उसका अलग से मचान बनाना पड़ेगा। तो बात ले देखिए वही कि भूमि में फैलता है, ठीक है। आप लोग उसको नहीं करोगे, अगर मचान नहीं बनाओगे तो भूमि में ही रहेगा, ठीक है। उस पेड़ जैसा नहीं होता है मजबूत, ठीक, कमजोर होता है, जमीन में लुढ़कता रहता है, और साथ ही साथ ये पादप भी और एक लिंगी भी, इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, हम लोग आगे बढ़ता हूँ। लिखा आपके पास एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, अरे भाई साहब तरबूज लिखा हुआ है, यहाँ पे सरसों लिखा हुआ है, यहाँ पे और एक मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक, थोड़ा सा डाउट है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पे फ्रिमलिन नामक संरचना पाई जाती है। फ्रिमलिन नामक संरचना थोड़ी देर पहले रिपीटेड प्रश्न है, अंडाशय में पाया जाता है, ठीक है। इसमें मुझे सरसों में डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, बाकी पता नहीं, देखना पड़ेगा हमको। एक युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, यानी कि नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। देखो रिपीटेड प्रश्न है, पर बस आपका क्वेश्चंस का पैटर्न वो चेंज कर दिया गया, यानी पूछने का नजरिया अलग है। लिखा है कि एक अंड प्रजक तंतु का नाम बताइए, यानी कि एक ऐसा आपको जंतु का नाम बताना जो अंडा देती है। भाई साहब मेढक और भी कई सारे हैं, ठीक। लिखा हुआ है कि लड़कों में यौवनारंभ के लक्षण का नियंत्रण किस हार्मोन द्वारा, अरे भाई साहब रिपीटेड प्रश्न है ना, टेस्टोस्टेरोन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और स्त्रियों में कमेंट करके बताइएगा। शुक्राशय से कौन सा द्रव निकलता है, भाई साहब शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव यही सी बात है। और शुक्राशय द्रव को हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक। लिखो यहाँ पे आपके पास, मैं ऑप्शन भी दे दूँ क्या, चलो ऑप्शंस भी दे देता हूँ। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको ना, स्पर्म, ठीक ना। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। एड्स किस वायरस के कारण होता है, भाई साहब बार बार मैं थोड़ा देर पहले चिक चिक के बोल रहा था, HIV वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में पाए जाते हैं, साफ जल में। देखो भाई साहब मच्छर है, ऊपर से डेंगू भी फैलाता है, ऊपर से रहता भी साफ जल में, इसीलिए भाई साहब साफ जल को भी साफ रखो, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। खत्म हो गया जी, इतने प्रश्न है आपका, इतने प्रश्न ही है। देख लो आप लोगों को मैंने वन लाइन करीबन 48 प्रश्न कराया, और वो ऑब्जेक्टिव MCQ प्रश्न मैंने करीबन इसी तरह से 46-47 प्रश्न कराया था। फिर पूछा गया प्रश्न भी करीबन 12-15 शायद 16 ने कितना प्रश्न कराया था, ठीक। तो देख सकते हो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये आपका क्लास 10 का बायोलॉजी चल रहा था, चैप्टर था जीव जनन कैसे करते हैं, और ये मेरा नाम आप लोग देख सकते हो। तो भाई साहब इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बात मानो मेरा, बाहर नहीं जाएगा, समझे। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, यानी कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर छापिएगा। सर पसंद आया, नहीं पसंद आया, सर यहाँ आपने गलत बताया, यहाँ आपने सही बताया, सर ये अच्छा लगा, ये बुरा लगा, सर इसका आंसर ये होगा, सब चीज़ बताइएगा। और मैंने जो जो क्वेश्चन आपसे पूछा है सबका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बस आपको करना ये है कि मैं कंफ्यूज ना हूँ, उसके लिए आपको ये करना है कि जिस प्रश्न का मैंने आंसर पूछा है उस प्रश्न का आप लोग नंबर लिखिएगा, और वह उसके बाद देन आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, या टाइम स्टैंड के साथ आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मुझे समझ आएगा चलो भाई बच्चे ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है, ठीक है, वरना घोटाला हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और बाकी मैंने बोला आपको बार बार, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि भाई साहब प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, होगा यही सब इर्द गिर्द में प्रश्न घूमेगा। बस क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज हो सकता है, ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, पर प्रश्न वही रहेगा, ठीक है। बहुत सारी बात होगी, क्लासेस लंबा भी हो गया, उतना लंबा भी नहीं हुआ है क्योंकि बायोलॉजी था, मुझे समझाना उतना नहीं पड़ा है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे अब देखेंगे बायोलॉजी, किसी दूसरे चैप्टर में मिलेंगे, ठीक ना। उसके बाद देन हम लोग केमिस्ट्री में एंटर करेंगे, फिर आपका मैथ भी शुरू होगा, ठीक ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।